हाँ, तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि हम एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम कौन से होते हैं अभी हमने पहले पढ़े हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम वो वाले होते हैं जिसके अंदर एक प्रोसेस पहले पूरा कंप्लीट होता है, फिर दूसरा प्रोसेस सीपीयू के पास आता है, फिर वो पहले पूरा कंप्लीट होता है, फिर तीसरा आता है, फिर वो पहले पूरा कंप्लीट होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस बीच में छूट जाए, वो फिर जो प्रायोरिटी वाला है वो पहले आ जाए, ऐसा नॉन प्रीएम्प्टिव में नहीं होता। तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम विच इज़ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। तो सबसे पहले तो नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या होगा कि पहले आइए पहले पाइए। ओके, तो अब इसके अंदर ना वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से आते हैं कि वो कहते हैं कि प्रोसेसेस इस तरह से लिखे हुए होते हैं P1 P2 P3 P4 P5, उनके अराइवल टाइम लिखे होते हैं, बस टाइम लिखे होते हैं। देन वो कहते हैं कि CT TAT WT RT इनको ना फाइंड करो। ये डायग्राम इस तरह से बनी हुई होगी। ओके, वो कहेंगे कि इनको फिल करो CT TAT WT RT। तो ये कैलकुलेशन किस तरह से होती है? वो इस तरह से होती है कि ना हमें गैंट चार्ट बनाना पड़ता है। और गैंट चार्ट किस तरह से बनेगा? लेट्स सपोज के ना हम सबसे पहले तो हम देखते चलें कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ना क्राइटेरिया क्या है। इसके ना नेम से ज़ाहिर हो रहा है फर्स्ट कम यानी कि अराइवल टाइम। और अराइवल टाइम क्या था हमारे पास कि प्रोसेस कब रैम के पास आ रहा है, यानी कि रैम के अंदर प्रोसेस कब आ रहा है, रैम प्राइमरी मेमोरी के पास रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस कब आ रहा है, वो क्या था हमारे पास अराइवल टाइम था। तो इसका क्राइटेरिया अराइवल टाइम होता है। तो ना अराइवल टाइम क्राइटेरिया के मुताबिक हम करते हैं कि ना सबसे पहले अराइवल टाइम किसका सबसे थोड़ा है, यानी कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया है। ये देखो, ये 2 बजे आया, ये 5 बजे आया, ये 1 बजे आया। ज़ीरो यानी कि हम लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि 12 बजे आया, यानी सबसे कम टाइम पे ये आया है P4। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P4 को लिख देंगे। ऐसे ही है ना कि सबसे कम अराइवल टाइम P4 आया है, तो गैंट चार्ट के अंदर हमने P4 को लिख दिया सबसे पहले। ओके, गैंट चार्ट के अंदर हमने 5 प्रोसेस के डब्बे बनाए हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ 5 ही प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 5। हमने यहाँ 1 2 3 4 5 डब्बे गैंट चार्ट के अंदर ना पहले से ही बनाए हुए हैं। तब हमने यहाँ पे P4 के सबसे पहले डाल दिया। और P4 को जब हमने यहाँ पे डाल दिया है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे ना P4 का अराइवल टाइम लिखेंगे, ये या इस जगह पे, ये इस डॉट पे। तो अब हमने यहाँ पे इसका ना अराइवल टाइम ये इधर लिख दिया। ओके, P4 का अराइवल टाइम क्या है, 0 है ना, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर P4 का अराइवल टाइम इज़ लाइक के ना 0, तो इसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा। ओके, P4 का तो 0 है, यहाँ पे हो गया। अब P4 के बाद कौन सा आएगा, P3 आएगा ना। ओके, और P3 किस तरह से आ रहा है, क्योंकि P3 का अराइवल टाइम क्या है। सॉरी, वन मोर थिंग, पहले हम यहाँ पे P4 का कंप्लीशन टाइम भी तो लिखना न्यू प्रोसेस की तरफ जाने से पहले। जो P4 था उसका अराइवल टाइम क्या था, यहाँ पे हमारे पास 0 था। और उसका बर्स्ट टाइम, यानी बर्स्ट टाइम किसको कहते हैं कि वो एग्जीक्यूट कितनी देर में, और यानी एग्जीक्यूट कब कब तक हुआ है। बस टाइम यानी कि सीपीयू से लेकर टर्मिनेशन तक, यानी ख़त्म होने तक का टाइम कौन सा है, बस टाइम है। तो यहाँ पे इस डब्बे के एंड तक हमें यहाँ पे ख़त्म होने का टाइम भी तो लिखना है ना P4 का, वो बस टाइम है ना, P4 का ख़त्म होने का टाइम 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ओके, तो P4 का अराइवल टाइम इज़ 0 एंड P4 का बस टाइम यानी ख़त्म होने का टाइम इज़ 3। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। वो लेट्स जस्ट से कि इसके P4 के बाद, P4 ज़ीरो था ना, ज़ीरो के बाद कौन सा आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर
4 आएगा, फिर 5 आएगा। पहले तो 0 के बाद हम P3 की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P3। ओके, और अब P3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। और P3 का बस टाइम क्या है, P3 का ख़त्म होने का टाइम है 8। ओके, P3 का बस टाइम क्या है, 8। बट कीप इन माइंड के P3 को ख़त्म होने से पहले P4 भी तो ख़त्म हुआ है ना। P3 तो पहले इंतज़ार कर रहा था P4 के ख़त्म होने का, क्योंकि सबसे पहली बारी तो P4 की आई थी ना। तो P4 को ख़त्म होने में कितना टाइम लगा था, 3 सेकंड लगे थे। तो P3 को ख़त्म होने में कितना टाइम लग रहा है, 8 सेकंड। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 8 + 3, यानी 3 में ये 3 8 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गया 11। एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यू कौन सा। अब हमने P4 भी लिख दिया, P3 भी लिख दिया। इसका 0 अराइवल टाइम था, यानी ये 1 बजे आया। और इसके बाद कौन सा आ रहा है, P1। P1 कितने बजे आ रहा है, 2 बजे। तो अब हम यहाँ पे P1 को लिख देते हैं। एंड अगेन P1 को ख़त्म होने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड लग रहे हैं, यानी बस टाइम कितना है P1 का, 6 सेकंड। बट उससे पहले भी तो 2 प्रोसेस थे, उन 2 प्रोसेस को ख़त्म होने में कितना टाइम लगा था, 11 सेकंड। तो इस 11 में इस 6 को ऐड करके वो यहाँ पे लिख देना है। 11 और 6 कितने हो गए, 17। वो ना हमने यहाँ पे ऐड करके ना यहाँ पे लिख देना है। ओके, ये 17 यहाँ पे आ गया। और इसके बाद कौन सा प्रोसेस यहाँ पे आ किस तरह से रहे हैं, अराइवल टाइम की बेसिस पे। और 2 बजे के बाद क्या बचते हैं, 4। ओके, 4 सेकंड, यानी उससे उसके बाद कौन सा आया, 4 बजे वाला प्रोसेस आया। वो कौन सा है, P5। 0 से शुरू, 0 1 2 फिर 4, P5। अब यहाँ पे हम P5 को लिख देंगे, क्योंकि फिर P5 CPU को आ रहा है। ओके, और P5 को ख़त्म होने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लगे। बस टाइम P5 का कितना है, 4 सेकंड। 4 सेकंड लगे P5 को ख़त्म होने में। बट उससे पहले जो 3 प्रोसेस थे उनको ख़त्म होने में तो 17 सेकंड लगे थे। तो 17 में 4 को ऐड कर देना, वो यहाँ पे 21 आ जाएगा। ओके, 17 में 4 को ऐड कर देना, वो यहाँ पे 21 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा प्रोसेस बचा, P2। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा प्रोसेस बचा है, P2। P2 का अराइवल टाइम 5 है, 5 बजे, यानी सबसे एंड में आया है। और इसको एग्जीक्यूशन बेस्ट टाइम कितना है, 3 सेकंड। तो ये 3 सेकंड से पहले कितना एग्जीक्यूशन टाइम था, 21 सेकंड। ओके, 21 में 3 ऐड कर देंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24। अब हम देखेंगे यहाँ पे अपना ना कंप्लीशन टाइम। आई एम सॉरी, मेरा ना गला बहुत वो हो रहा है, लाइक के बोल बोल के ना। अच्छा, तो अब हमारे पास आ गया कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो बहुत सिंपल है कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करने का। वो यही तो कंप्लीशन टाइम है, ये एंड वाले टाइम। ओके, ये कंप्लीशन टाइम्स है। तो सबसे पहला कंप्लीशन टाइम किस प्रोसेस का है, प्रोसेस 1 का। तो प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम ये देखो, ये 17। तो हम यहाँ पे 17 लिख देंगे। ओके, और उसके बाद प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम, वो प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम है 24। प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 24। यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 3 का कंप्लीशन टाइम है। प्रोसेस 3 का कंप्लीशन टाइम है 11। तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। प्रोसेस 4 है, इसके बाद प्रोसेस 4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, वो है हमारे पास प्रोसेस 4 का है 3।
वो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। फिर आ जाता है हमारे पास प्रोसेस 5 का कंप्लीशन टाइम, वो है हमारे पास 21, प्रोसेस 5 का 21 है, वो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे। ओके, प्रोसेस 5 का 21 है। और इसके बाद हमारे पास आता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के ना हमारे पास दो फार्मूले थे। पहला फार्मूला था टर्न अराउंड टाइम का बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। अभी हमारे पास वेटिंग टाइम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम वाला फार्मूला नहीं लग सकता। टर्न अराउंड टाइम का कौन सा फार्मूला था? वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, वो तभी नहीं लग सकता। और दूसरा फार्मूला था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वो लग सकता है। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दो, वो किसके इक्वल है? टर्न अराउंड टाइम के इक्वल है। हाँ, तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दो, यानी 17 में से 2 माइनस कर दो, वो आ जाएगा 15। और इसके बाद हम 24 में से 5 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 19। और उसके बाद हम 11 में से 1 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 10। और इसके बाद हम 3 में से 0 माइनस करेंगे, 3 माइनस 0, तो 3 ही आ जाएगा। 21 माइनस 4, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वो आ जाएगा हमारे पास 17। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम का क्या फार्मूला था? इसी फार्मूले से निकलता था ना वेटिंग टाइम का भी फार्मूला। वो किस हिसाब से निकलता था? वेटिंग टाइम इज़ इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी कि डब्ल्यू टी इज़ इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बी टी, टी ए टी माइनस बी टी। तो ये वेटिंग टाइम का फार्मूला है। टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को माइनस कर देना है। टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को हमने क्या कर देना है? माइनस। 15 में से 6 गए, कितने? 9 बच गए। और यहाँ पे हमारे पास कितने बच गए? 16। 19 में से 3 चले गए, और इसके बाद 10 में से 8 चले गए, 2 बच गए। और इसके बाद 3 में से 3 चले गए, वो 0 बच गए। और उसके 17 में से 4 चले गए, वो हमारे पास 13 बच गए। ओके, ये हमारे पास क्या निकला है? वेटिंग टाइम। और ये एंड में था रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम है वो टाइम जब फर्स्ट टाइम, जब पहली दफ़ा एक प्रोसेस को सीपीयू मिला है, वो क्या टाइम है? रिस्पॉन्स टाइम है। और रिस्पॉन्स टाइम हम किस तरह से निकालते हैं? रिस्पॉन्स टाइम हम निकालते हैं वो फर्स्ट टाइम जब सीपीयू मिला है उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं। रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकलेगा? वो फर्स्ट टाइम जब सीपीयू मिला है, वो फर्स्ट टाइम जब सीपीयू मिला है एक प्रोसेस को, उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर दें तो रिस्पॉन्स टाइम निकल आता है। और वो किस तरह से निकलेगा? प्रोसेस 1 का। अब प्रोसेस 1 का फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला? 11 पे मिला। प्रोसेस 1 को 11 पे फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला, और उसमें से प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम अगर माइनस कर दें 2, प्रोसेस 1 का 11 सबसे पहले मिला, उसमें से अराइवल टाइम 2 माइनस कर दें तो वो कितना आ जाएगा? 9। उसी तरह से प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 को, ये प्रोसेस 2 है, इसको सबसे पहले 21 पे मिला सीपीयू, और इसमें से 5 अराइवल टाइम माइनस करते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 16। और इसके बाद प्रोसेस 3, इसको सबसे पहले सीपीयू मिला 3 पे, इसमें से 1 माइनस कर दें, ये 2 आ जाएगा। और इसके बाद प्रोसेस 4, प्रोसेस 4 को 0 पे मिला सबसे पहले, इसका अराइवल टाइम भी 0 है, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। और इसके बाद प्रोसेस 5, ये प्रोसेस 5 को सीपीयू सबसे पहले 17 पे मिला और 17 में से अगर हम अराइवल टाइम 4 को माइनस करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13। अब एक चीज़ को ना नोटिस करो
ये वेटिंग टाइम और ये रिस्पॉन्स टाइम वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम ना ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ये वेटिंग टाइम और ये रिस्पॉन्स टाइम दिस टू आर इक्वल। और ये क्यों इक्वल हो रहे हैं? बिकॉज इन नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स, ऑलवेज इन नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स, waiting time is equal to response time. Okay, in non preemptive algorithm waiting time is equal to response time. Okay, in non preemptive algorithm वो यहाँ पे इक्वल है 9 16 16 2 2 0 0 13 13। ओके, तो ये हमारा सारा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो कि एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है।